हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों के लिए वेक्टर्स चैप्टर लेके आया हूँ। वेक्टर चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह फिजिक्स में अप्लाई होगा। और देखो, वेक्टर मैं एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, चाहे आप लोग 11th का एग्ज़ाम स्कूल में दे रहे हो या फिर जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो। बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। मैं हर पैटर्न पे सवाल करवाऊंगा कि वेक्टर में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, एक भी प्रोफाइल में नहीं छोड़ूंगा। आप लोग अगर ये लेक्चर देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से वेक्टर का सवाल छूटने वाला है। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बिना बकवास के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बच्चा लोग। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी आप लोग देखो। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी ये होता है ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। मास मेजरेबल है बिल्कुल। अगर तुम लोग बाहर कोई भी सब्जी खरीदने जा रहे हो या भी कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो तो तुम लोग क्या करोगे? मेजर करोगे। जैसे मास, अगर वेजिटेबल खरीदने गए तो केजी में मेज़र करेंगे। अगर कोई और चीज़ जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक वायर खरीदने गया तो वो किस में मेज़र होता है? मीटर में मेज़र होता है। स्केल मीटर में मेज़र होता है। अब कुछ ऐसे क्वांटिटी जो मेज़र नहीं किए जा सकते, जैसे मैं अगर बोलूँ कि मुझे आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्या मेज़र किया जा सकता है? नहीं मेज़र कर सकते। अच्छी फीलिंग, कितनी अच्छी फीलिंग, क्या कोई एग्जैक्ट अमाउंट है इसका? नहीं है। मैं आज यार खाना खाया था, बहुत टेस्टी लगा यार, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो क्या मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अब देख, एक गाना आया था, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे। अब एक बात बताओ, कितना प्यार हुआ है? थोड़ा थोड़ा में कितना? क्या एग्जैक्ट अमाउंट मेजर किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी वही क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। हाँ, तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया है, स्केलर और वेक्टर। ये इसलिए बांटा गया है कि आगे चल के देखा गया कि कुछ ऐसे क्वांटिटी मेजरेबल होते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी बोला, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हमने स्केलर में रखा। अब ये एग्जाम्पल ऑलरेडी आप लोग 9th में देख चुके हो, डिस्टेंस, मास, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। अब देखो, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे बेटा O इज इनिशियल पॉइंट, A इज सेकेंड पॉइंट, बी इज थर्ड पॉइंट। अब देख, O टू A की दूरी है 4 मीटर और A से B की दूरी है 3 मीटर। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्टेंस पूछूं, डिस्टेंस, तो आंसर आपका आएगा सर 4 + 3 7 मीटर। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आपसे पूछूं, डिस्प्लेसमेंट, तो भी आपका आंसर यही आएगा। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 4 + 3 7 मीटर ही आएगा। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लूँ, कुछ ऐसा, दिस इज A पॉइंट, दिस इज O पॉइंट, दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। O टू A की दूरी है हमारी 4 मीटर और A से B है बेटा 3 मीटर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट वही होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा यहाँ पे? तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। देखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का ट्रायंगल। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो ये आएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आई थिंक ये आएगा 5 मीटर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 4 + 3 7 मीटर। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जैसे अगर इन दोनों को, इसे मैं एक क्वांटिटी मानूं, O टू A एक अलग और A टू B एक अलग मानूं, तो यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग ये अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो डिस्टेंस 7 मीटर आ रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर आ रहा है। लेकिन यहाँ अगर डिस्टेंस देखो तो 7 मीटर ही आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? 5 मीटर। तो यहाँ पे देख, OA और AB दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो डिस्टेंस 7 आया, डिस्प्लेसमेंट 7 आया। लेकिन यहाँ पे OA का डायरेक्शन कुछ अलग है और AB का डायरेक्शन कुछ अलग है। तो डायरेक्शन चेंज होते ही देखो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, लेकिन डिस्टेंस अभी भी 7 मीटर है। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी पे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसा भी डायरेक्शन आए, स्केलर क्वांटिटी का नेट हमारा हमेशा क्या आएगा? सेम। चाहे डायरेक्शन आप कितना भी चेंज कर दो, क्योंकि डायरेक्शन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन से फर्क पड़ जाता है। एक और एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं अगर कुछ ऐसा एग्जांपल लूँ, ये हमारा एक ब्लॉक है 3 kg का और ये हमारा एक ब्लॉक है 4 kg का। अगर मैं टोटल मास काउंट करूँ, टोटल मास, तो क्या होगा? 4 + 3
ये आएगा बेटा 7 kg। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, कुछ ऐसा रखूँ, अगर मैं 4 kg यहाँ कर दूँ, 4 kg यहाँ कर दूँ और 3 kg यहाँ कर दूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी भी मास क्या आएगा? अभी भी मास वही आएगा, 4 + 3 7 kg, 7 kg। तो स्केलर क्वांटिटी पे देखो, इसका डायरेक्शन चेंज कर दो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेक्टर में जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कुछ ऐसा, ये एक ब्लॉक है हमारा, ये एक ब्लॉक है, कुछ मास m है, यहाँ से मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ से और एक और आदमी लगा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा बताओ? दोनों का डायरेक्शन फोर्स का सेम है, तो क्या होगा? 20 + 10 30 न्यूटन का आएगा। लेकिन अगर मैं इसी में थोड़ा सा डायरेक्शन में यहाँ चेंज कर दूँ लाइक दिस, ये मास m ही है, लेकिन यहाँ पे मैं इस साइड से फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन और इस साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन। अब एक बात बताओ, 20 इधर से 10 इधर से, क्या होगा? एक दूसरे को अपोज करेंगे, लेकिन 20 वाला 10 पे भारी पड़ेगा, तो क्या आएगा? 20 माइनस यहाँ पे नेट फोर्स आएगा बच्चे, 20 - 10, 20 - 10 दैट इज 10 न्यूटन इज द नेट फोर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन जब सेम था तो कुछ और रिजल्टेंट आया, नेट कुछ और आया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जब अपोजिट है तो कुछ और नेट आया। तो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन अलग तरीके से होता है, वो मैं आगे चल के और बताने वाला हूँ। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होता क्या है? तो देखो, वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से बच्चे। अब इस एरो में ये जो पॉइंट है इसे टेल बोला जाता है, याद रखना, इसे टेल बोला जाता है, और ये पॉइंट है इसे हेड बोला जाता है। अब एरो से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? अब देख, एरो वेक्टर में जैसे कोई भी रूट होता है, जैसे आप लोग हाईवे पे जब भी चलते हो तो हाईवे पे देखना कि 3 एरो लगे होते हैं, कुछ ऐसे, याद कर, बोर्ड लगा होता है जहाँ भी अगर रोड डाइवर्जन हो तो कुछ याद कर, यहाँ ये आगे की तरफ मान लो कि नोएडा है, ये इस साइड भाई आप लोग अक्षरधाम या फिर गाजियाबाद चले जाओगे, इस साइड कुछ और है, तो ऐसा कुछ होता है। तो ये एरो क्या पॉइंट क्या कर रहा है? डायरेक्शन। तो ये जो एरो है ये डायरेक्शन को पॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो एरो का लेंथ है बेटा, दिस लेंथ एरो का लेंथ भी होता है, ये लेंथ जो है वो बताता है मैग्नीट्यूड को। किसे बताता है? मैग्नीट्यूड को। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक्सिस बनाऊँ, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अगर मैं बोलूं कि मैं 2 मीटर x एक्सिस में चला, 1 2 3 4 5 6, 2 मीटर x एक्सिस में चला, तो आप क्या करोगे? 2 मीटर चले, यहाँ से यहाँ ये कुछ ऐसा बनाओगे एरो लाइक दिस। अगर मैं बोलूं कि मैं 4 मीटर x एक्सिस में चला, तो आपका एरो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो एक बात बताओ, एरो का डायरेक्शन तो सेम ही है x एक्सिस के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैंने पहले बोला कि 2 मीटर चला तो एरो का लेंथ छोटा, फिर मैंने बोला 4 मीटर चला, एरो का लेंथ बड़ा। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि मैं 2 मीटर y डायरेक्शन में चला, 1 2, तो एक बात बताओ, y डायरेक्शन में 2 मीटर चला तो एरो का लेंथ तो ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, लेकिन y के लिए डायरेक्शन एरो का क्या हो गया? अलग। अगर मैं बोलूं 4 मीटर चला, 3 4, तो क्या बताओ, यहाँ पे y एक्सिस के लिए डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन एरो का लेंथ इसलिए चेंज हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज है। तो यहाँ पे ये एरो है, एरो जो पॉइंट कर रहा है वो पॉइंटिंग डायरेक्शन बताता है, और एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है। अब देख, यहाँ पे मैंने 2 एरो बनाया है। अब ये एरो, ये देख, एक अलग वेक्टर क्वांटिटी है a है और यहाँ पे एक b है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दो तो a के ऊपर एरो दिया है। ये a के ऊपर एरो का मतलब ये है कि a इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये एरो ही इसकी पहचान है। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो लगा होगा, लेकिन अगर ए को सिर्फ ऐसे लिख दिया जाए तो इसका मतलब होगा ए इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके ऊपर एरो नहीं है। तो ये क्या है? ए इज स्केलर क्वांटिटी। अब देख, अगर सिर्फ हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये ए को हमें मॉड लगाना पड़ता है। जब भी ए को मॉड के अंदर रख दिया तो ये देगा इट ओनली गिव मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। लेकिन ए को अगर यहाँ पे कैप लगा दिया तो इट ओनली गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर,
गॉट इट। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ। तो वेक्टर को देखो, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर को आप लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते, ए को या बी को आप यहां भी शिफ्ट कर सकते, बशर्ते शिफ्टिंग का एक लिमिटेशन है कि आप एरो का लेंथ चेंज नहीं करोगे और ये एरो का डायरेक्शन भी चेंज नहीं करोगे। मतलब ये बी को आप यहां भी शिफ्ट कर सकते, बशर्ते लेंथ सेम होना चाहिए और एरो का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मतलब इसको शिफ्ट करोगे तो बिल्कुल पैरेलल दिखना चाहिए। तो देखो, वेक्टर एडिशन का दो तरीका होता है, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों में फॉर्मूला नेट का सेम आता है, बस डायग्राम अलग अलग बनता है। अब यहाँ पे देखो बच्चा लोग, मैंने दो एग्जाम्पल लिया आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे आखिर वेक्टर को ऐड करते हैं। हम लोग को फील आनी चाहिए यार कि वेक्टर एडिशन होता क्या है। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं इस वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या बोलोगे? बहुत ही सिंपल तरीके से क्या बोलोगे कि सर दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, ज्वाइन कर दो सर। और इस एरो का ही लेंथ, मतलब इस एरो का लेंथ ही हमारा क्या होगा? नेट होगा। तो इस एरो का लेंथ क्या आएगा बच्चे? क्या आएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बताओ? 10 आएगा शायद, 10 मीटर। अब एक बात बताओ, यहाँ के लिए तो तुम्हें पता था सर 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का फार्मूला सबको पता होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये हमारा p है तो ये हमारा b है और ये h है। तो ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पे कैसे करोगे? तो यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे कैसे फंस जाओगे? क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री का ट्रायंगल बन नहीं रहा है, तो आखिर रिजल्टेंट निकाले कैसे? तो उसके लिए हमें चलना पड़ता है थोड़ा सा ट्रिगो पे। अब इसको समझो कैसे। तो देख, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा यही है O to B। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेज डिस्टेंस। अब इसे मैं निकालूं कैसे? तो इसे निकालने का एक तरीका ये है बेटा, क्या मैं यहाँ से ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे बना के इस लाइन को आगे बढ़ा के क्या मैं यहाँ 90 डिग्री का ट्रायंगल बना सकता? बिल्कुल बना सकता। अब एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा। ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये हमें दिया हुआ है थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ये थीटा तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब एक बात बताओ, क्या अपने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या पढ़ा था? साइन थीटा। तो क्या परपेंडिकुलर को लिखा जा सकता? h साइन थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता। इसी तरह क्या बेस बाय हाइपोटेनस को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। तो हमारा बेस आ जाएगा h cos थीटा, लाइक दिस। एक आ गया h sin थीटा, एक आ गया h cos थीटा। अब एक बात बताओ, इस वाले को अगर ट्रायंगल की तरह इमेजिन करो, इस वाले को, तो इसमें हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो क्या ये जो लेंथ है, दिस इज हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर आएगा h sin थीटा, h की वैल्यू 6 है। क्या मैं इसे 6 sin 60 लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता। क्या मैं इस वाले को 6 cos 60 लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता। अब एक बात बताओ, ये क्या आएगा? क्या ये यही आएगा 6√3/2? तो क्या ये 3√3 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरह 6 × 1/2 ये आ जाएगा हमारा 3। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस वाले को एक बड़ा सा ट्रायंगल में ऐसे यहाँ बना रहा हूँ, इसका यहाँ पे, क्या मैं इस वाले को एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ? पूरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये 3√3। इस पॉइंट को तुम मान लो M, तो ये हो गया हमारा OMB। MB 3√3 बच्चे, 3√3। OM 8 + 3, OM है 8 + 3, जो आ गया 11। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट आएगा ये, इसे R नाम दे देता हूँ मैं, रिजल्टेंट। क्या ये यही आएगा? √11 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर। गॉट इट? तो क्या हमारा ये जो नेट आएगा R, क्या कुछ ऐसा ही आएगा? 11 का स्क्वायर 121,
प्लस 3 3 जा 9 27। तो क्या आर हमारा कुछ ऐसा आएगा बच्चे 8 4 1 148। गॉट इट। तो देखो वेक्टर एडिशन कितना चेंज हो जाता है। अब बार बार हम लोग ये कंपोनेंट तोड़ते नहीं चलेंगे, अब इसका एक फॉर्मूला बनता है, तो वो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। अब आते हैं हम लोग वेक्टर एडिशन पे। देखो वेक्टर एडिशन दो टाइप का होता है, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों का रिजल्टेंट फार्मूला सेम ही आता है, बस डायग्राम का फर्क है। अब इसको आप लोग एक अलग वे से समझो। मान लिया कि मैं ए चला यहां से यहां और फिर बी चला, ए का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, बी का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अगर हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप लोग क्या करते थे, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो क्या मैं इसके टेल से अगले का हेड ज्वाइन कर दूं कुछ ऐसा, और यही हमारा रिजल्टेंट होगा ए और बी का। तो यहाँ पे रिजल्टेंट को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे। अब देख, अगर मुझे ये चाहिए तो याद करो पिछला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था उसमें कुछ ऐसा बनाया था, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। अब ए और बी के बीच में कुछ भी जनरल एंगल हो सकता है, थीटा, कुछ भी। अब एक बात बताओ, अगर हमें आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, आर का डायरेक्शन वो एंगल के टर्म में निकालेंगे, तो सबसे पहले ये बी का मैग्नीट्यूड को, बी के मैग्नीट्यूड को आप बी के मॉड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बी से भी। बी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड ही है सिर्फ। अब यहाँ पे क्या मैंने कुछ ये बताया था आप लोगों को कि ये परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा, और ये बेस है तो ये आ जाएगा बी कॉस थीटा, कुछ ऐसा। अब आप एक और नया ट्रायंगल बना लो कुछ ऐसा, लाइक दिस और लाइक दिस। ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया बच्चा लोग। अब यहाँ हमें चाहिए रिजल्टेंट, ये है हमारा ए और ये हमारा, मैं अब स्केलर ले रहा हूँ, कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं ले रहा। दिस इज ए और ए यहाँ से यहाँ तक है। फिर अगला क्या है, बी कॉस थीटा, तो क्या मैं इसे लिख दूं a प्लस बी कॉस थीटा, और ये क्या आएगा, ये क्या है, b साइन थीटा, तो ये हमारा है b साइन थीटा। हमें चाहिए रिजल्टेंट, तो क्या रिजल्टेंट यही आएगा, रिजल्टेंट कुछ आएगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसे ब्रेक कर दो, जितने भी स्क्वायर हैं, तो ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस का थीटा। तो हमारा रिजल्टेंट जो फाइनली आएगा बच्चा लोग वो ए स्क्वायर ही रह गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लोगे आप तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा फाइनल फार्मूला रिजल्टेंट का। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेट निकालना है तो हमें एक हाइपोथेटिकल टाइप पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे पैरेललोग्राम टाइप दिखना चाहिए। अब देख, इसका डायगोनल ही रिजल्टेंट देता है इसका। अब डायगोनल ही रिजल्टेंट देता है तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चा लोग, बिल्कुल ऐसा बनेगा, ऐसा। अब एक बात बताओ, पैरेललोग्राम लॉ में जितना इसका साइड का लेंथ होगा उतना ही ये होगा, ये भी बी के बराबर होगा, बी। अब ये थीटा है बेटा, तो क्या ये भी थीटा होगा, यहाँ भी वही करना है, यहाँ से लाओ ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा हो जाएगा, ये b है ये थीटा है, तो ये आएगा b cos थीटा और ये आएगा b sin थीटा। अब यहाँ भी रिजल्टेंट हमें चाहिए, तो क्या आपका ऐसा ही ट्रायंगल बनेगा, ये भी लाइक दिस कुछ ऐसा, ये b sin थीटा और यहाँ पे आ गया a प्लस बी कॉस थीटा, और रिजल्टेंट कुछ ऐसा जा रहा है, तो रिजल्टेंट हमारा यहाँ भी वही होगा, सेम a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, b साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
तो सेम आता है। देखो फाइनल फार्मूला सेम है, बस डायग्राम अलग अलग है। यहाँ पे क्या था, दोनों का टेल टेल ज्वाइन करो, पैरेललोग्राम बनाओ और जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट देगा। यहाँ पे थर्ड साइड जो ट्रायंगल का बनेगा वो रिजल्टेंट देगा, लेकिन फार्मूला देखो दोनों सेम है। यहाँ पे एक चीज और, ये जो रिजल्टेंट है देख, ए और बी के बीच तो एंगल थीटा है, लेकिन ए और रिजल्टेंट के बीच एंगल क्या है, क्या बता सकते हैं? देखते हैं यार। सपोज डैट ये एंगल मान लो कि ये अल्फा है, ये एंगल, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ये दोनों तो बराबर नहीं होगा ना, ये दोनों अगर बराबर होते पैरेललोग्राम ये भी बन जाता। अगर अल्फा निकालना है तो तुम्हें इस ट्रायंगल में क्या पता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो अगर हमें अल्फा चाहिए तो क्या मैं tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आ जाएगा बच्चे b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये ऐसे आप लोग tan अल्फा याद रखोगे। ये दो ही फार्मूला इसमें याद रखना है आपको। एक क्या है रिजल्टेंट का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दूसरा ये। अब देख, जिससे एंगल निकालना है वो सिंगल है, जिससे एंगल नहीं निकालना है मतलब दूसरा साइड, वो साइन और कॉस के साथ आता है। यहाँ भी अल्फा वही आएगा, यहाँ भी अल्फा सेम आएगा। tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, b sin थीटा, और बेस क्या है हमारा a प्लस b cos थीटा। यहाँ भी सेम ही आ रहा है। गॉट इट। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1 बच्चा लोग आप लोग स्क्रीन पे देखो। 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रेस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। गुड। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ एंगल बिटवीन देम इज। 3 केसेस दिए हुए हैं, 1 0 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री। अब देख, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, फर्स्ट पार्ट की बच्चे, तो कुछ ऐसा मैं बना सकता कि ये एक कोई बॉडी है, कोई मास m है, इस पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के, और एंगल कितना दिया हुआ है 0 डिग्री। तो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन बिल्कुल ऐसे लग रहे होंगे, 3 न्यूटन 4 न्यूटन। अब एक बात बताओ, आप लोग एफ नेट डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते सर 3 + 4 जो कि आएगा 7 न्यूटन, लेकिन हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है, तो रिजल्टेंट यहाँ एफ नेट का जो फॉर्मूला होगा बच्चे क्या यही होगा। इसे मैं a मान लूँ और इसे मैं b मान लूँ और थीटा 0 डिग्री है, तो क्या आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सबको पता होना चाहिए, ये 1 10th में पढ़ चुके होंगे। तो एफ नेट यहाँ से भी देखना वही आएगा जो डायरेक्ट हमने निकाला था, 9 + 16 + 4 3 = 12, 12 2 = 24। कितना आ रहा है बताओ, क्या ये √49 आ रहा है? बिल्कुल 49 आ रहा है। 49 का क्या आएगा 7 न्यूटन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसी में देख सेकेंड पार्ट क्या बोला गया है बच्चे, सेकेंड पार्ट में ये बोला गया है कि एंगल कितना दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में एंगल दिया हुआ 180 डिग्री। ये भी बहुत इजी है यार, सेकेंड पार्ट में 180 डिग्री एंगल है तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते, दिस इज 4 न्यूटन, दिस इज 3 न्यूटन। अब एक बात बताओ, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो एफ नेट जो आएगा डायरेक्ट आप लोग लिख सकते 4 - 3 जो कि 1 न्यूटन आएगा, लेकिन थीटा कितना है बच्चे 180 डिग्री। अब आप लोगों को याद होना चाहिए cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ये चीज़ याद रखोगे आप लोग, एक एक याद करते जाओगे। अब यहाँ पे a मान लो 4 है, b मान लो 3 है, तो एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट ही रिजल्टेंट है यहाँ पे a स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 180 डिग्री -1। तो एफ नेट कुछ ऐसा आएगा बच्चे, 4 4 जा 16 + 9 -24, 16 + 9 25 -24, ये आ गया 1 न्यूटन। देखिए यहाँ भी 1 न्यूटन, यहाँ भी 1 न्यूटन। अब थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में एंगल दिया हुआ 90 डिग्री, ये 4 न्यूटन ऐसे लगा दूँ और 3 न्यूटन अगर मैं ऐसे लगा दूँ तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखोगे, a को 4 मान लो, b को 3 मान लो। अब
थीटा कितना है 90 डिग्री। आप सभी को पता होगा कि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है लड्डू। तो यहाँ पे लड्डू पुट करोगे आप लोग, एफ नेट क्या आएगा बच्चे, एफ नेट ही रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा लड्डू से मल्टीप्लाई होके लड्डू। तो एफ नेट आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 दैट इज 25 और 25 का आ जाएगा 5 न्यूटन। देखो तीनों में एंगल चेंज होने से फोर्सेस नेट की वैल्यू अलग अलग आ रही है। अब चलते अगले सवाल पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे देखो हमें रिजल्टेंट भी निकालना है, एंगल भी निकालना है, दोनों का फॉर्मूला मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करो, ड्रॉ कर लो। एक वेक्टर को ए मान लो, दिस इज 5 यूनिट, और एक वेक्टर को बी मान लो आप लोग, ये भी 5 यूनिट, ये ए भी 5 बी भी 5। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये डायगोनल ही रिजल्टेंट देगा बच्चे। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वेक्टर फॉर्म में अगर इसे लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते R इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो क्या करोगे, गिवन, सबसे पहले गिवन लिख लो स्कूल के अकॉर्डिंग, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते। ए 5 दिया हुआ है, बी भी 5 दिया हुआ है, थीटा कितना है 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू यहीं पे लिख लो आप लोग, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। आप लोग जब भी रिजल्टेंट निकालोगे तो फटाफट फार्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू cos 60 1/2 होता है बच्चा लोग। 2 से 2 गया, आर आ गया हमारा 25 25 25 75 का क्या आएगा बताओ बताओ बताओ, 5√3 यूनिट। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं, अगर मुझे रिजल्टेंट ए माइनस बी चाहिए, डिफरेंस इन ए एंड बी ऐसे भी बोला जा सकता, तो डिफरेंस इन ए एंड बी अगर चाहिए हमें, तो आप लोग कुछ ऐसा बना लोगे बच्चा लोग, लाइक दिस। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर हमें R चाहिए A माइनस बी, तो आप क्या करोगे, अगर B आपका कुछ ऐसा दिख रहा है तो माइनस बी आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा बेटा। एरो के लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ पॉइंटिंग डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा बनाओगे, दिस इज A जो कि हमारा है 5 और दूसरा आ गया B, हमारा कुछ ऐसा बनेगा B और ये भी 5 है। ये एंगल 60 डिग्री था बच्चा लोग, तो ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख लो cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, ये बिल्कुल याद कर लोगे भाई। अब रिजल्टेंट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 -1/2, ये 2 से ये 2 गया, ये देख 5 5 जा 25, ये इसे कैंसिल करेगा, R आ गया 25 जो कि आ गया 5 यूनिट। गॉट इट? तो ये आ गया। अब एंगल निकालते हैं हम लोग। अब देखो एंगल का फॉर्मूला कुछ ऐसा बताया था मैंने, फटाफट एंगल निकाल लो। ये अल्फा होगा, इसका फॉर्मूला ये, तो tan अल्फा आ जाएगा बच्चे, B है 5 sin 60 डिग्री, थीटा 60 है, यही थीटा होता है हमारा। अब हमारा नीचे आ जाएगा 5 + 5 cos 60 डिग्री। फटाफट वैल्यूज पुट करो आप लोग, 5√3/2 अपॉन 5 + 5/2, ये आ जाएगा 5√3/2। नीचे सिंप्लीफाई करोगे तो 15/2, ये 2 से ये 2 गया, ये 3 टाइम्स में गया, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ ऐसा √3/3। जबकि फाइनल आएगा tan अल्फा इक्वल टू √3/3 को मैं 1/√3 लिख सकता। आप लोग 10th से याद कर रखे होंगे कि 1/√3 30 डिग्री पे होता है, तो रिजल्टेंट हमारा 30 डिग्री पे आएगा। ऐसे भी आप लोग समझो, अगर कोई आदमी इधर से भी 5 न्यूटन लगा रहा है, यहाँ से भी कोई 5 न्यूटन लगा रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली विजुलाइज कर सकते। अगर यही यहाँ 10 होता और यहाँ 5 होता तो थोड़ा इस साइड शिफ्टेड आता,
बिल्कुल बीचों बीच नहीं जाता, क्योंकि टेन भारी पड़ जाता तो टेन की तरफ रिजल्टेंट का एंगल आता। जब भी इक्वल हो, दो वेक्टर इक्वल का नेट निकालना हो तो एंगल हमेशा देखना बीचों बीच आएगा। गॉट इट। अब यहाँ आप लोग डायरेक्ट बोल सकते सर ये 5 है, ये भी 5 है, ये 60 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सर एंगल जो आएगा वो एंगल आएगा सर 60 डिग्री, डायरेक्ट 60 डिग्री। फार्मूला भी लगाओगे तो भी 60 डिग्री ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पे पढ़ो। टू इक्वल फोर्सेज हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर। अरे यार, मतलब दो फोर्स इक्वल है, उनका रिजल्टेंट भी उसी के बराबर आ रहा है। एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेनली स्कूल वालों के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आप लोग सबसे पहले ये करो कि लेट ए इक्वल टू एफ, ए भी एफ के बराबर, बी भी एफ के बराबर और रिजल्टेंट भी एफ के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें थीटा कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट आर इक्वल टू लगा दो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। हमें थीटा नहीं पता, आर भी एफ के बराबर ही है, एफ पुट कर दो। ये आ गया अंडर रूट में एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये बन जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या करो, ये यहाँ लाओ तो ये आ जाएगा माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट करोगे तो कॉस थीटा देखा जाएगा -1/2। अभी हमने यूज़ करा था पिछले ही क्वेश्चन में कि -1/2 कब होता है, जब थीटा 120 डिग्री होएगा। तो आप लोग ये बिल्कुल याद कर लेना कि दो इक्वल वेक्टर ऐड होके उसी के बराबर दें तो थीटा हमेशा 120 डिग्री होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चा लोग, ये जो दो क्वेश्चन मैं अभी करवाने जा रहा हूँ वो डायरेक्ट आप पिछले वाले रिजल्ट यूज करके कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखो ये क्वेश्चन क्या है। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ हैव अ रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि जब भी दो फोर्स इक्वल हों और उनका रिजल्टेंट भी उसी के बराबर आ रहा है, थीटा कितना डिग्री, 120 डिग्री, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो। तो यहाँ भी थीटा क्या होगा, 120 डिग्री, डायरेक्ट मार्क कर दोगे। अब देखो अगला सवाल ये है बेटा, इसी में इफ़ ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू ए का मॉड इक्वल टू बी का मॉड। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी आर होता है, याद कर, और रिजल्टेंट ए और बी के बराबर है, मतलब ए बी भी आपस में बराबर है, रिजल्टेंट भी बराबर है। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, इसका भी आंसर क्या आएगा, 120 डिग्री आएगा। अब एक बात बताओ, क्या मैंने ऐसा ही कुछ बताया था, ये ए है और ये कुछ बी है, ये कुछ बी है और इनका कुछ ऐसा 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 बना बच्चे, ये कुछ आर आएगा, आर ए बी, तो आर क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे ए प्लस बी। अब एक बात बताओ, आर का मॉड किसके बराबर, ए प्लस बी के मॉड के बराबर। आर का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ये ए प्लस बी आर है तो आर के बराबर। ये तीनों कब इक्वल होते हैं बताओ, 120 डिग्री पे। तो यहाँ भी ये जो पूरा थीटा आएगा वो कितना आएगा, 120 डिग्री। रिजल्टेंट का अगर पूछा जाए तो 60 डिग्री, खत्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5 गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा लोग। आप लोग क्या करो कि यहाँ पे दो फोर्स मान लो, एक को F1 दूसरे को F2। ना तो हमें F1 पता ना तो हमें F2 पता, हमें F1 F2 दोनों में से कुछ नहीं पता। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, नेट तो पता है, नेट है 28। दूसरा थीटा भी पता है, थीटा कितना है भाई लोग, थीटा है हमारा 60 डिग्री। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और है सर, F1/F2 है 3:5, बहुत सिंपल। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मैं
लेट F1 इक्वल टू 3x अगर लूँगा तो देन F2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 5x। तो यहाँ से अगर मैं एफ नेट का फॉर्मूला लगाऊँ डैट विल ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x, आगे क्या है cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आप इसे और इसे कट कर दो, एफ नेट 28 है, यहाँ पे 28 पुट करो। अब आ गया 3 3 बताओ 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। अब इसका नेट जो आएगा वो क्या आएगा, आई थिंक ये आएगा √49x स्क्वायर, जिसे आप 7x लिख सकते। अब एक बात बताओ, x इक्वल टू 28/7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 4। अब आपसे ईच फोर्सेस पूछा गया है, तो F1 क्या होगा बताओ। F1 हो जाएगा 3x, जो कि है हमारा कितना भाई 4 × 3 12 न्यूटन, और F2 क्या आएगा 5x, 5 × 4 20 न्यूटन। ख़त्म भाई, यही आएगा हमारा आंसर। The greatest and least resultant of two forces acting at a point is 10 Newton and 6 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces when acting at a point an angle of 90 degree with each other. देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत तुच्छ क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहले ग्रेटेस्ट कब आएगा, जैसे A है और B है बच्चे, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कब मिलेगा। मान लिया कि एक फोर्स A है, दूसरा फोर्स B है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला सबको पता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक बात ये बताओ कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम होती है -1, ये तो सबको पता होगा। अब r का मैक्सिमम और मिनिमम होना किस पे डिपेंड करता है, इस cos थीटा पे। तो एक बात बताओ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दो वेक्टर मैक्सिमम कितने एंगल पे देंगे और मिनिमम कितने एंगल पे देंगे। तो एक बात बता कि अगर हमें r मैक्सिमम चाहिए तो हमारा थीटा कितना होना चाहिए बताओ, cos थीटा होना चाहिए 1, तो थीटा आएगा बच्चे 0 डिग्री। अब इस पे r मैक्सिमम जो हमारा मिलेगा बच्चा लोग, क्या कुछ ऐसा मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा r मैक्सिमम जो आएगा बच्चा लोग वो आएगा a प्लस बी, ये होता है मैक्सिमम। अब अगर हमें मिनिमम चाहिए तो मिनिमम के लिए क्या होगा बताओ, r मिनिमम के लिए कंडीशन ये होगा कि cos थीटा की वैल्यू होनी चाहिए -1। आप सभी को पता है ये -1 तब आएगा जब थीटा 180 डिग्री होगा। तो r मिनिमम अगर आपको निकालना है तो ये इसके लिए क्या आएगा बेटा, कितना आएगा r मिनिमम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos थीटा -1 तो क्या -2ab यहाँ लिख दूँ। ये सर है इसका फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो r मिनिमम हमारा आएगा सर a माइनस बी, बहुत ही सिंपल। देख तो आप लोग याद रखना कि r मैक्सिमम a प्लस बी, r मिनिमम a माइनस बी। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें है कि a प्लस बी है 10 न्यूटन, a माइनस बी है हमारा 6 न्यूटन। अब एक बात बताओ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो क्या हम लोग a निकाल लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। 2a = 16, तो a की वैल्यू आ गई 8 और a 8, तो b हमारा कितना आएगा, b आएगा 2। अब हमसे ये बोला गया है कि ये वेक्टर को 3 बढ़ा दो, ये वेक्टर को भी 3 बढ़ा दो, तो जो नया a डैश आएगा वो हमारा हो जाएगा 8 + 3, जो कि आएगा बच्चे 11। बी डैश आएगा हमारा 2 + 3, जो कि आएगा 5। और इन दोनों को कितने एंगल पे लगाना है बताओ, a डैश 11, बी डैश 5, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा डैट विल बी √11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और cos 90 के कारण ये क्वांटिटी हो जाएगा 0, तो ये आएगा 121 + 25। तो r की वैल्यू आएगी बच्चे
कितनी आएगी बताओ? 146। गॉट इट? अब देखो ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ये डायरेक्ट पिछले से रिलेट करके कर सकते हैं आप लोग। द a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a और b के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के बराबर है, देन द एंगल बिटवीन a एंड b विल बी। यार ये वही बात हो गई ना, ये तो वही बात हो गई कि a प्लस बी जो मैक्सिमम वाला केस था, मैक्सिमम वाला याद करो, मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम में क्या होता था? थीटा कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे, थीटा 0 डिग्री। अब एक बात बता, आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती थी? a प्लस बी। अब वेक्टर फॉर्म में क्या आप लोग ऐसे लिखते थे? ये कुछ a है, ये कुछ b है। अगर r हमें लिखना हो तो क्या लिखते थे? a प्लस बी, a प्लस बी। अब r a प्लस बी का जो मॉड है, r जो है वो किसके बराबर आ रहा है? a का मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ही तो है रिजल्टेंट का। तो थीटा कितना डिग्री बताओ? 0 डिग्री। खत्म हो गया, डायरेक्ट है। अगला सवाल भी देखना डायरेक्ट ही है। अगला सवाल ये भी वही मैक्सिमम मिनिमा पे है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a एंड b इज 3:1। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम का क्या था? आर मैक्स क्या यही था हमारा? a प्लस बी। आर मीन क्या था बच्चे? a माइनस बी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, a प्लस बी इक्वल टू 3a माइनस 3b। क्या मैं इसे यहाँ लाऊं तो b प्लस 3b इक्वल टू 3a माइनस a, तो ये आएगा 4b इक्वल टू 2a। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a किसके बराबर? 2b के बराबर। इसे कैसे लिखा जा सकता है? मॉड ऑफ a इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ b भी लिखा जा सकता है। गॉट इट? सो सिंपल यार। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बच्चा लोग, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है a के एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, दैट मीन्स रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b। मतलब b का हाफ है, जो r आएगा वो b के हाफ आएगा। फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन का। द एंगल बिटवीन a एंड b इज, सबसे पहले आप लोग डायग्राम बना लो। तो डायग्राम ऐसा है, कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, वापस से मैं बना रहा हूँ। ये कुछ a है और ये कुछ b है बेटा, लाइक दिस। अब यहाँ से रिजल्टेंट कुछ ऐसा जा रहा है, मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा ऐसे ऐसे ऐसे। ये एंगल 90 डिग्री है, ये रिजल्टेंट है और ये बीटा है। हमें चाहिए a और b के बीच का एंगल। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा बीटा। अब बीटा निकालोगे, उसमें 90 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। अब एक बात बताओ कि ये इस साइड है, मान लो कि ये a फोर्स है। अब एक पार्टिकल पे फोर्स 2 डायरेक्शन से लग रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है। ये जा किधर रहा है? बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब ये जो खींच रहा है इसका 2 पार्ट में टूटेगा, एक इधर और एक इधर। अब देख, ये पार्ट वाला तो बिल्कुल सीधा ले जाएगा, लेकिन ये पार्ट इस वाले को कैंसिल करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो क्या मैं इस b को 2 पार्ट में तोड़ दूं? बिल्कुल तोड़ दूं। इसे थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं बच्चे, लाइक दिस। इस b को अगर मैं 2 पार्ट में तोड़ूंगा तो कुछ ऐसा आएगा। देख, ये बीटा है और ये b है। b का मैग्नीट्यूड इस साइड जो आएगा वो आएगा b cos बीटा, और इस साइड क्या आएगा बच्चे? b sin बीटा। अब देखिए क्वेश्चन इसलिए इजी है क्योंकि ये जो r है इसका मैग्नीट्यूड b/2 है, b/2। अब ये b का कंपोनेंट इधर कितना आ रहा है? b cos बीटा। तो b cos बीटा किसके बराबर? b cos बीटा r के बराबर आएगा, और r हमारा किसके बराबर है? b/2 के बराबर है। तो क्या मैं b cos बीटा को b/2 के बराबर कर दूं? यहां से देख, b से b गया
कॉस बीटा आ गया बच्चे 1/2। और एक बात बताओ, हमें पता है कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो बीटा कितना आया बताओ 60 डिग्री। अब हमें निकालना है ए और बी के बीच का एंगल। तो ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल अगर मैं इसे थीटा मानूं तो थीटा आएगा 90 डिग्री प्लस बीटा। अब ये क्या आएगा बच्चे 90 प्लस 60, तो हमारा टोटल आएगा 150 डिग्री। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट में मार्क करोगे। A particle slide with speed 3 meter per second at P. When it reaches Q, it acquires a speed of 4 meter per second after describing an angle of 60 degree at O as shown in the figure. Find the change in velocity of particle between P and Q. Assume that path followed by the particle is circular from P to Q. अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। V1 3 दिया हुआ है, V2 4 दिया हुआ है, ये 60 डिग्री। लेकिन हमें क्या बताना है बच्चे, हमें ये बताना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का डायग्राम बना दूँ। क्या कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये हमारा है V1, ये हमारा है बच्चे V2, ये एंगल है 60 डिग्री। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसे अगर देखूं तो ऐसे भी बना सकते, V2 यहाँ पे, V1 यहाँ पे, और V1 और V2 के बीच का भी एंगल कितना है 60 डिग्री। V1 का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है बेटा, V2 का 4। अब एक बात बताओ, हमें पूछा गया है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है अगर, तो चेंज इन वेलोसिटी रिजल्टेंट में क्या देता है V2 माइनस V1, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो। लेकिन ये तो V1 प्लस में है, तो इसे क्या करना पड़ेगा उल्टा। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हो, तो क्या मैं इसे कुछ ऐसा बना दूँ, V2 तो यही रहेगा जो कि 4 के बराबर है, V1 को मैं यहाँ कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस V1। अगर वेक्टर फॉर्म में ये V2 लिखूँ तो ये हो जाएगा माइनस V1 वेक्टर फॉर्म में। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल क्या है, एंगल क्या है, एंगल क्या है, एंगल 120 डिग्री आएगा क्योंकि ये है 60। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है यहाँ पे, ये रिजल्टेंट देगा V2 माइनस V1, और हमें चेंज ही तो चाहिए। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप लोग फटाफट R निकाल लो। R क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2, क्या ये इससे कट जाएगा, तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा क्या ऐसा कुछ आएगा बच्चे, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये माइनस आ जाएगा यहाँ, ये 2 इससे गया क्योंकि ये माइनस 1/2 होता है, 4 3 जा 12, तो R आ जाएगा हमारा कितना आएगा बताओ, 9 प्लस 4 अंडर रूट 13। दिस विल बी द आंसर। गॉट इट।